हेलो बच्चों, मैं किरण मिश्रा बोल रही हूँ। और कल की क्लास में मैंने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था और आज के क्लास में मैं एक्ट पढ़ाऊँगी। और फर्स्ट एक्ट जो होगा वह रेगुलेटिंग एक्ट होगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पर, जिसको हम हिंदी में नियमन कानून भी कहते हैं। इसको हम नियमन कानून भी कहते हैं। इसे हम नियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग कानून कहते हैं। तो क्या था, सबसे पहले हम उस समय देखेंगे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह लॉर्ड नॉर्थ था। तो उस समय ब्रिटेन यानी 1773 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस अधिनियम यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का क्या उद्देश्य था इसको लागू करने का। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 में कंपनी के तथा कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। कंपनी के डायरेक्टरों को यह आदेश दिया गया, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया कि वह ब्रिटिश संसद के समक्ष सैन्य, असैन्य और राजस्व से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करें। सैन्य, असैन्य और राजस्व से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का जो अध्यक्ष था उसी को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स या गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल यानी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई जिसके सदस्य थे फिलिप, फ्रांसिस, मॉनसन, बॉरवेल और क्लेवेरिंग थे। इसके और इन चारों के अलग अलग काम करते जो गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। जहाँ तक जुडिशरी की बात है तो न्याय व्यवस्था में भी इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन किए गए। 1774 में इस एक्ट के तहत यानी 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में और इसके सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश जो थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। फर्स्ट सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 में पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला सीजे बनाया गया वह सर एलिजा इम्पे को और 3 अपर जो जस्टिस थे
उसका नाम था चैम्बर्स, स्टीफन और हाइड। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो अपील की जाती थी उसे इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में ही किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो था वह सैन्य था, असैन्य था और धार्मिक से संबंधित था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को इंग्लैंड से वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड या ब्यौरा देना बाध्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। पहला लिखित संविधान इस एक्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ भारत में एक नई शासन पद्धति की शुरुआत की गई। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ तो 1784 यानी 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करना था। इस एक्ट का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करना था। साथ ही इस एक्ट के द्वारा ही द्वैध शासन का, बंगाल में दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ और कंपनी के व्यापारिक, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन या दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ और इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से कार्य को अलग किया गया? व्यापार के कार्य को अलग किया गया और राजनीति के कार्य को अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप जो है, इसके लिए इन्होंने कंपनी के डायरेक्टर जिसे हम निदेशक भी कहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर को तथा राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए राजनीतिक क्रियाकलाप में 3 पार्ट आते हैं, यानी सैन्य, असैन्य और राजस्व। इसके निरीक्षण व नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 6 सदस्यों वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और इसी के माध्यम से कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई। और किसके माध्यम से? तो पिट्स इस एक्ट के माध्यम से सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई तथा कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि तथा व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अब हम लोग 3rd एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 का जो उद्देश्य था वह भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यानी व्यापार पर जो उसका एक मोनोपोली था, एकाधिकार जो था, वह समाप्त हो गया इस अधिनियम के माध्यम से। और केवल ये कंपनी के कर्मचारी जो थे वह केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकते थे। केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकते थे और कंपनी को 20 वर्षों तक, यानी 1833 तक भारतीय प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई, वह भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था।
तो इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपया खर्च करना, और नंबर 2 है केवल चाय और चीन पर व्यापार का अधिकार रहना। तो ये क्लास आज का समाप्त होता है और धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बचे हुए एक्ट को देखेंगे। तब तक आप लोग इसे रिवाइज करें, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें